प्यारे बच्चों, सहकारी समिति के अंतर्गत चलिए आज चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर, परीक्षा उपयोगी चैप्टर की ओर और सामान्य जानकारी का चैप्टर भी कह सकते हैं इसको। तो इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। उस चैप्टर का नाम है सहकारी समिति के सिद्धांत। कौन कौन से मेथड है सहकारी समिति के संचालन के लिए, क्या सिद्धांत बनाया गया है, क्या उसकी विधि होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए ताकि वो संस्था खूब प्रगति करे और लाभ कमाए और सहकारिता को बनाकर रखे और छोटे छोटे जो वर्ग है या छोटे छोटे व्यक्तियों का समूह है उसको किस प्रकार से एक लाभ कमाया जा सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में सहकारिता के सिद्धांत में अभी समझते हैं। तो आइए, पहला जो पॉइंट है वो है ऐच्छिक या खुली सदस्यता। ऐच्छिक, किसी भी प्रकार के दबाव नहीं, इसकी सदस्यता के लिए या सदस्यता ग्रहण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को या कोई भी सदस्य इसमें जुड़ते हैं तो उनको दबावपूर्ण तरीके से समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। इसमें स्वतंत्र है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सदस्य बनना चाहता है तो अच्छा, नहीं बनना चाहता है तो अच्छा। तो इस प्रकार से इसको ऐच्छिक रखा गया है। जितने भी सदस्य इसमें जुड़ना चाहेंगे वो स्वतंत्र है। और खुली सदस्यता कहा जाता है इसमें। खुली सदस्यता के अंतर्गत ये है कि कभी भी कोई भी सदस्य इसमें जब चाहे तब जुड़ सकता है और जब चाहे वो उस सदस्यता से त्याग दे सकता है। किसी भी प्रकार की पाबंदी या किसी भी प्रकार का उस पर बाधा उत्पन्न नहीं किया जा सकता या उनको रोक नहीं लगाया जा सकता। जब वो चाहता है सदस्य बनने के लिए तो सदस्य बन सकता है, जब चाहे वो निकल सकता है। इसी कारण इसको खुली सदस्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सहकारी समिति का सिद्धांत यही है कि ऐच्छिक और खुली सदस्यता इसमें निहित रहती है। दूसरी जो आ जाती है वो है प्रजातांत्रिक नियंत्रण। प्रजातांत्रिक नियंत्रण इसको इसलिए कहा जाता है या इस मेथड में काम करती है या इस सिद्धांत पर जो कार्य होता है वो है प्रजातांत्रिक। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कितने भी शेयर वो ग्रहण कर ले या कितना भी शेयर वो खरीद ले या कितने भी शेयरधारी हो, एक व्यक्ति कितने भी शेयरधारी हो, लेकिन जब उसको मत देने का समय आता है मताधिकार सिर्फ एक बार ही प्राप्त होगा। अलग अलग शेयर के लिए उसको अलग अलग मत देने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक ही बार मतदान कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें इस जो सिद्धांत में प्रजातांत्रिक कहा जाता है या प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। तीसरा जो आता है वो है आधिक्य या लाभ का वितरण। आधिक्य या लाभ का वितरण, कोई भी सदस्य एक दूसरे सदस्य के लाभ को नहीं देख सकता, या ये कहा जा सकता है कि समान रूप से जितने भी सदस्य हैं सभी को बराबर बराबर लाभ होना चाहिए। एक सदस्य को लाभ हो रहा है दूसरे को लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। जो भी लाभ उसमें होगा उसका वितरण समान रूप से भी किया जाएगा। ये सिद्धांत पर कार्य करती सहकारिता।
क्योंकि सहकारिता का सिद्धांत है, सहकारिता के हमने परिभाषा में भी पढ़े, उसके अर्थ भी पढ़े हैं कि साथ मिलकर कार्य करना है और साथ मिलकर जो भी उसमें आर्थिक लाभ होता है उसको बराबर बांटना है, या लाभ ना हो तब भी सेवा की भावना की दृष्टि से उसको शामिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से यदि कोई उत्पादन में या कोई वस्तु में लाभ अगर नहीं होता है तो उसमें सेवा की भावना से भी किया जा सकता है। इसलिए आधिक्य या लाभ का वितरण लाभ की दृष्टि से न होकर सेवा की भावना से भी सहकारिता जो है कार्य करती है। चौथा जो है पूंजी पर सीमित ब्याज। जितने भी सदस्य है वो सहकारिता पर कार्य करती है और सीमित पूंजी, सीमित जो पूंजी होती है उसका ब्याज में भी सीमित होती है, क्योंकि सहकारिता है वो सहयोग की भावना और सेवा की भावना पर कार्य करती है और इसमें किसी को ज्यादा ब्याज के रूप में उसकी पूंजी का दे दिया जाए, ऐसी व्यवस्था होगा तो फिर वो जो सहकारिता का सिद्धांत कार्य नहीं करेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें पूंजी पर सीमित ब्याज दिया जाता है और ज्यादा उसमें जो हानि या नुकसान नहीं हो पाता, और बिल्कुल ये जो सहकारिता कार्य करती है। इसके बाद में पांचवा जो है वो है सहकारी शिक्षा। सहकारिता का एक सिद्धांत है कि ये कोई भी वर्ग हो उनको शिक्षा, सहकारिता की शिक्षा देती है, चाहे वो ग्राहक हो, उपभोक्ता हो, या कोई भी सदस्य हो, या कोई दूसरे प्रांत का हो, या कोई दूसरे देश का हो। एक सहकारिता की शिक्षा मिल जाती है क्योंकि ये मिलजुल कर कार्य करते हैं और मिलजुल कर कार्य करने से इसमें एक सहयोग की भावना रहता है और एक इसमें मित्रता और सद्भावना, लाभ कमाने की दृष्टि से इसका गठन नहीं किया जाता। ये जो संगठन तैयार होता है उसमें एक सहयोग की भावना रहता है। तो इसमें सहकारिता जो है वो शिक्षा कई प्रकार के ग्राहकों को या क्रय विक्रय के सिद्धांत पर ये जनमानस को या व्यक्तियों को या नागरिकों को ये शिक्षा प्रदान करती है कि किस प्रकार से क्रय विक्रय किया जाए, कि किस प्रकार से उसका बचत हो सकता है। इसके बारे में इसमें शिक्षा प्राप्त होते रहती है। इसके बाद में आ जाता है छठवां नंबर जो आता है वो है नगद व्यापार। सहकारिता का जो सिद्धांत ये होता है कि नगद व्यापार, ज्यादा से ज्यादा इसमें जो व्यापार किया जाता है वो नगद रूप में किया जाता है। किसी भी उत्पादन को ये बिक्री करे तो इसमें नगद मुद्रा का प्रयोग या नगद मुद्रा का प्रचलन इसमें किया जाता है। किसी भी प्रकार के उधारी का काम करके ये समितियां जो है वो बंद नहीं होना चाहती, तो इसमें अपने सिद्धांत में यही लागू किया गया है कि नगद कोई भी व्यापार, कोई भी वस्तु का उत्पादन करना है या किसी भी वस्तु को बेचना है तो उस समय नगद रूप में, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता नगद जो मुद्रा, नगद राशि और नगद व्यापार को ही दिया जाता है। तो ये सिद्धांत जो है सहकारी समिति के सिद्धांत पर कार्य करती है और सिद्धांत के आधार पर कार्य करने से ये आगे अपने व्यवसाय या अपने संगठन को मजबूत करने में कामयाब हो जाती है।
अब आते हैं अगला जो चैप्टर है वो है सहकारी समिति के प्रकार। सहकारी समिति कितने प्रकार की होती है उसके बारे में समझते हैं। सहकारी समिति के प्रकार या कितने भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला जो इसमें बांटा गया है वो है उपभोक्ता सहकारी भंडार। उपभोक्ता सहकारी भंडार का आशय हम कह सकते हैं कि इसमें थोक जो व्यापारी है या फुटकर व्यापारी है उससे वस्तु न खरीद कर ये सीधा सीधा जहां पर उत्पादन होता है वहां से ये वस्तु खरीदते हैं, वहां से माल खरीदते हैं और उस माल को खरीदने से इसको कम कीमत में वो वस्तु मिल जाती है, वो माल मिल जाती है और उसमें बचत हो जाती है। तो इसीलिए इसको उपभोक्ता भंडार कहा जाता है। और सीधा सीधा इस समिति के द्वारा जब उत्पादक से माल खरीदता है तो वहां पर कम कीमत में उत्पादक के द्वारा माल मिल जाता है और माल कम कीमत में मिल जाने के कारण ये सहकारी जो उपभोक्ता भंडार है उपभोक्ताओं या ग्राहकों को भी कम कीमत में वो वस्तु प्रदान कर देता है। कम कीमत में वस्तु मिल जाने के कारण ग्राहक खुश रहते हैं और उनकी संतुष्टि हो जाती है। इसीलिए सहकारी समिति पर ये ग्राहक या ये उपभोक्ता जुड़े रहते हैं। तो खास इस समिति का जो गठन किया गया है वो उपभोक्ताओं को कम कीमत या उचित मूल्य पर कोई भी वस्तु प्रदान करना, इसके लिए ये उपभोक्ता सहकारी भंडार का निर्माण किया गया है ताकि भविष्य में होने वाले जो मूल्य वृद्धि है या तेजी के साथ में बढ़ने वाली जो कीमत है उससे उपभोक्ताओं को कम कीमत में वस्तु मिल जाए। ये सहकारिता का मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा जो है वो है सहकारी विपणन समिति। सहकारी विपणन समिति का मतलब ये होता है या इसका आशय ये होता है कि अपने सदस्यों से कोई भी उत्पाद है, चाहे कृषि उत्पाद हो या दस्तकारी हो या कारीगरी हो या लघु या कुटीर उद्योग, कोई भी उत्पाद है उनको खरीदने का काम करते हैं और खरीद करके उनको एक निश्चित समय में वो वस्तु बिक जाने के बाद में उन सदस्यों को उसकी राशि वापस कर देती है, एक निश्चित राशि। तो इसमें सहकारी समिति के सदस्यों को लाभ मिल जाता है, उनके एक आर्थिक विकास भी हो जाता है और आगे उस व्यवसाय को करने के लिए ये जो दस्तकार कारीगर जितने भी है, लघु कुटीर उद्योग जितने भी एक संगठन, छोटे छोटे संगठन हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। यही एक उद्देश्य होता है इस सहकारी विपणन समिति का गठन करने का। तो इस प्रकार से सहकारी विपणन समिति का गठन किया गया है। तीसरा जो है औद्योगिक सहकारी समिति। औद्योगिक सहकारी समिति एक उद्योग या एक लघु उद्योग कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा फर्म कहा जाता है और इसमें दो प्रकार से समितियां का गठन किया जाता है। एक तो पहले कच्चा माल और उत्पादन संबंधी जो उपकरण हैं, इनके माध्यम से कोई भी वस्तुओं का निर्माण करना या निर्माण करने वाली समितियां आती है। कच्चा माल प्राप्त करती है और उत्पादन किसी मशीन के माध्यम से उसको उत्पादन करना, वस्तु बनाना, यही काम ये समितियां करती है और आर्थिक लाभ प्राप्त करती है। औद्योगिक के अंतर्गत इसमें सहकारी उत्पादन भी आता है और निर्माण संबंधी सहकारी उत्पादन जो होता है, एक अपने सदस्यों के द्वारा माल को खरीद लेना और उस माल को बेचना, एक विपणन का कार्य करती है। और विपणन का कार्य करने के कारण इसमें एक छोटे छोटे जो संगठन बने रहते हैं उनको
निरंतर लाभ होते रहता है, उनको उनकी वस्तु की कीमत मिलते रहती है और एक संगठन मजबूत होकर तैयार होता है। तो औद्योगिक जो सहकारी समिति है वो कच्चे माल और अपने सदस्यों से वो वस्तु खरीद कर लोगों तक के बेचना या ग्राहकों तक के बेचना और उसके बाद में उस राशि को उनको वापस कर देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। चौथा जो है वो है सहकारी साख समिति। सहकारी साख, साख ख्याति प्रसिद्धि, और इसमें भी शहरी क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इसको भी सम्मिलित किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी साख समितियां गठन की गई है और इसमें छोटे छोटे जो लघु कारीगर है वो इस व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, इस समितियों में जुड़े रहते हैं और व्यवसाय करते हैं। उसी प्रकार से शहरी जो साख समितियां होती है वो अपने जो राशि लगाती है, लगाने के बाद में यदि उनको जरूरत पड़ जाता है तो जरूरत पड़ जाने के बाद में वो बैंक के माध्यम से उधार ले सकते हैं और जितने भी बैंक है उन बैंकों के द्वारा भी इस शहरी क्षेत्र के जो साख समितियां हैं उनको सहयोग प्रदान करते रहती है। उनकी साख के बदौलत उनको आगे बढ़ाने के लिए, शहरी क्षेत्र के जो साख समितियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये समितियां गठन की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो सहकारी समिति के प्रकार, मुख्य जो प्रकार इसमें आपको अभी समझाया गया, इसका गठन किया गया है, एक संगठन के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा और अन्य छोटी छोटी संगठन या अन्य छोटी छोटी समितियां भी, जैसे कि बहुउद्देशीय, एक कार्य पूर्ण होने के बाद में वो समितियां समाप्त हो जाती है, तो ऐसे बहुउद्देशीय या दुग्ध जो सहकारी समिति हैं उनका काम है कि जो पशुपालक है उनके पास से वो दुग्ध का खरीद करे और उसके बाद में उसको वो राशि वापस कर दे। परिवहन संबंधी, परिवहन सहकारी समितियां का भी गठन किया गया है। तो परिवहन से संबंधित इसमें कार्य होता है, ये संगठन बनाया गया है ताकि इसमें सभी मिलकर उस परिवहन संबंधी कार्य करें, यातायात से संबंधित कार्य करें, या कच्चे माल को लाना ले जाना, या कहा जाता है कि निर्मित माल को बाजार तक ले जाने, ये समितियों का कार्य है। केंद्रीय सहकारी समिति का निर्माण किया गया है। केंद्रीय सहकारी समिति का जो मुख्य कार्य होता है कि ऋण प्रदान करना और ऋण प्रदान करके एक सीमित ब्याज दर के अनुसार से उस रकम को प्राप्त करना। तो ऐसे अन्य छोटी छोटी बहुत सारी समितियां बनी हुई है और इसके आधार पर एक कोई भी व्यक्ति है इसमें जोड़कर या मिलकर इस संगठन के आधार पर कार्य करे तो एक सहयोग की भावना बना रहता है और साथ में मिलकर काम करते हैं और ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को कम कीमत में वस्तु मिल जाता है और इसमें सेवा की ही भावना कहा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से जो कहा जाता है तो इसका गठन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए या उपभोक्ताओं या ग्राहकों को उनकी शोषण करना नहीं होता है बल्कि उनकी सेवा करना ही होता है। इनका एक मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो इस प्रकार से सहकारिता के सिद्धांत और उनके प्रकार के बारे में आज हम लोग ने समझे और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सहकारी समिति के लाभ और उनके हानि या दोष कौन कौन से है। अगले पीरियड में इस बात को समझेंगे, वो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो अगले पीरियड में इस सहकारिता का जो अंतिम चैप्टर हम लोग अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।